हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हम सारे पार्ट्स और सारे शेड्यूल देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल और यूपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो प्रारंभ में देखें तो 395 आर्टिकल था, अभी प्रेजेंट में ये 470 से भी ज़्यादा हो गया। पार्ट्स की बात करें तो टोटल 22 पार्ट्स इनिशियल थे जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था। उसके बाद अभी प्रेजेंट में टोटल 25 पार्ट्स हैं। टोटल शेड्यूल इनिशियली 8 थे, अभी प्रेजेंट में टोटल 12 शेड्यूल है। तो सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 1 से 4 तक ये हमारे यूनियन और स्टेट के बारे में बताया गया। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक यूनियन और के डेफिनेशन और उसके टेरिटरी के बारे में बताया गया। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? तो ये आयरलैंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया। फिर उसके बाद पार्ट 2 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 5 से 12 जो कि सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से नागरिकता के सिद्धांत को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया। फिर उसके बाद पार्ट 3 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये जो है फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। इसी को हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं, मतलब नैसर्गिक अधिकार होता है। ये हमसे ये जो राइट्स होता है कोई छीन नहीं सकता, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी छीन नहीं सकती। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है जो कि 12 से लेके आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। और फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ये कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया। उसके बाद पार्ट 4 की बात करते हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे। जो जो भी कानून बनेगा वो राज्य के हित में ध्यान रख के ही बनेगा। और ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो ये कंसेप्ट हमारे आयरलैंड से लिया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। फिर उसके बाद पार्ट 4A को जोड़ा गया बाद में 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसमें 11th फंडामेंटल राइट को ऐड किया गया। और 42वें संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 को फंडामेंटल ड्यूटीज को रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था ना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है ये हमारे यूएसएसआर, यूनियन सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक रशिया से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज जो आर्टिकल 51A को ऐड किया गया था 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 को, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार शरण सिंह कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो कौन सी कमेटी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, ऐसा क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में। और 11th फंडामेंटल राइट, प्रारंभ में फंडामेंटल राइट 10 थे, अभी 11th हो गए। तो जो लास्ट वाला 11th है वो किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। फिर उसके बाद पार्ट 5 की बात करें तो प्रोविजन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अब इसमें जो पूरे कंट्रीज का जो गवर्नमेंट सिस्टम है, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताया गया। और ये पार्ट 5 आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है यूनियन गवर्नमेंट का, ये हमारे ब्रिटिश और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे इंडियन 1935 के एक्ट से भी लिए गए हैं, और बाद में कुछ चीजें ऐड भी की गई हैं जो अनदर कॉन्स्टिट्यूशन जो भी अच्छी चीजें हैं उनको जोड़ा गया था। तो जो पार्ट 5 है इसको हम 5 चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है द यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखते हैं चैप्टर 1 में। इसके बाद चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें पार्लियामेंट, संसद के बारे में बताया गया।
संसद के बारे में आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है वो हम देखेंगे। 79 है वैसे पार्लियामेंट का जो आर्टिकल है। और चैप्टर 3 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां, उनके बारे में चैप्टर 3 में है। फिर उसके बाद चैप्टर 4 यूनियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताया गया। और भी बहुत सारे प्रोविजन जैसे जज की नियुक्ति कैसे होगी, सैलरी क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो वो सारी चीज़ें हमारे चैप्टर 4 में यूनियन जुडिशरी में ऐड किया गया। फिर उसके बाद चैप्टर 5 में कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा यहाँ पे, कैग इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये हमारे पार्ट 4 में जो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, जो कि ब्रिटिश और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया। फिर उसके बाद पार्ट 5 की ही बात करते हैं। तो उसमें चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल, हाँ यूनियन एग्जीक्यूटिव है ना। तो ये आर्टिकल 52 से लेके 78 तक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो मेन एग्जीक्यूशन होता है पूरा रूल का, वो तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा होता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट का भी रोल होता है। तो प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक बताया गया है। फिर उसके बाद पैराडोनिंग पावर, राष्ट्रपति की जो क्षमादान की जो शक्ति होती है वो आर्टिकल 72 में बताया गया। फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो 63 से लेकर 71 तक वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया। प्राइम मिनिस्टर का जो आर्टिकल है, मेन आर्टिकल 74, 75, 78 और 366, ये जो आर्टिकल्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड हैं। कैसे नियुक्ति होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और एज क्या होगी, और उसका जो पावर होगा प्राइम मिनिस्टर का, उसके बारे में ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में मेंशन्ड है। फिर उसके बाद चैप्टर 2 की बात करें तो पार्लियामेंट है, जो कि 79 से लेके 122 तक है। तो पार्लियामेंट में हमें पता है कि बाई कैमरल लेजिस्लेशन होता है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलके, दो सदन मिलके पार्लियामेंट बनता है ना, बाई कैमरलिज्म। तो आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81 में बताया गया लोकसभा के बारे में। उसके अलावा दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने नोट में मेंशन कर रखा है यहाँ पे। तो आर्टिकल 108 जो है वो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट है ना। तो पार्लियामेंट में एक सेंट्रल हॉल है, वहाँ पे दोनों सदन जब एक साथ मिलते हैं तो उसी को हम ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। तो जब भी ज्वाइंट सिटिंग होता है तो उसमें प्रेसिडेंट का भी रोल होता है, और ये आर्टिकल 108 के द्वारा ज्वाइंट सिटिंग का अरेंजमेंट होता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 112 की बात करें तो इसमें बजट के बारे में बताया गया है। एग्जैक्टली बजट शब्द का यूज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन वहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन किया गया। पार्ट 5 का चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये 123 में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। 1, 2, 3 से याद कर लेंगे इसको, है ना। अध्यादेश, राष्ट्रपति की अध्यादेश करने की जो शक्ति होती है वो आर्टिकल 123 में मेंशन है। फिर पैराडोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति की क्षमादान की भी जो शक्ति होती है, जो मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, तो इसी को हम पैराडोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं। ये आर्टिकल 72 में मेंशन है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में है। चैप्टर 4 की बात करें तो इसमें द यूनियन जुडिशरी के बारे में बताया गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताया गया, जो कि आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक मेंशन है। तो इसमें 3 कोर्ट्स हैं। सबसे बड़ी जो बॉडी है जुडिशरी की वो सुप्रीम कोर्ट की है, जो कि आर्टिकल 124 में मेंशन है। तो पहला सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में इंडिपेंडेंस के बाद 26 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था। हालांकि उसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो 1773 में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कलकत्ता में होता है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट
ब्रिटिश इंडिया में 1862 में होता है, 14 मई 1862 को। और हाई कोर्ट का मेंशन 2014 से लेके दो सॉरी 214 से लेके 231 तक। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिलेटेड है, वहां पे 1 to 4 है, और हाई कोर्ट में क्या हो जाएगा 2 1 4 हो जाएगा, है ना। 2 और 1 को इंटरचेंज कर लेंगे तो आर्टिकल याद हो जाएगा वहां से हाई कोर्ट वाला। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली में बना था 1912 में, 17 सितंबर 1912 में बना था ब्रिटिश इंडिया में। और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में 233 से लेके 237 तक मेंशन है। अब पार्ट 6 की बात करें तो इसमें प्रोविजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। तो ये भी दो पार्ट में है। पार्ट ए की बात करें तो इसमें हम गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बारे में देखेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है स्टेट गवर्नमेंट का, ये ब्रिटिश और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो गवर्नर की पहले बात करते हैं तो आर्टिकल 152 में, ये गवर्नर से पहले है, इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद गवर्नर जो 153 से लेके 162 तक है, तो वहां पे 153 में ये बताया गया है कि देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट का एक, जैसे पूरे कंट्री के लेवल पे प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ यूनियन, वैसे ही स्टेट के लेवल पे जो हेड होता है वो गवर्नर होता है। जो फंक्शन प्रेसिडेंट का होता है ऑलमोस्ट वही फंक्शन गवर्नर का भी होता है, कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो। आर्टिकल 159 में ओथ और अफर्मेशन ऑफ गवर्नर के बारे में बताया गया। मतलब जो ओथ का मतलब प्रतिज्ञा जो होता है ना, ओथ अफर्मेशन, उसके बारे में बताया गया। फिर उसके बाद आर्टिकल 160 में डिस्चार्ज और फंक्शन के बारे में डिस्कशन है। 161 में पैर्डोनिंग पावर ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर का जो क्षमादान की जो शक्ति होती है वो 161 में है। प्रेसिडेंट के केस में 72 में हो। उसके अलावा सस्पेंशन, रेमिट और कम्युनल केसेस के बारे में 161 में डिस्कस किया गया। आर्टिकल 162 एक्सटेंट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर। फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर का जो मेंशन है वो 163 से लेके 165 तक है। तो 163 में क्या बताया गया है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देयर रोल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा और क्या रोल रहेगा ये बताया गया 163 में। 164 में चीफ मिनिस्टर, हर एक स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर होगा जो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद 165 में अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया। पार्ट 6 का फर्स्ट वाला पार्ट ए है, उसमें कुछ रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं, जैसे कि 214 हाई कोर्ट के बारे में इसका वर्णन है। तो पहला हाई कोर्ट कलकत्ता में 1862 में बनाया गया था। फिर आर्टिकल 233 से 37 तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में है। तो देश का पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली में बनाया गया 17 सितंबर 1912 में। फिर पार्ट 7, इसमें स्टेट्स बी के बारे में बताया गया, और ये जो है इसको रिपील कैंसिल कर दिया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1957, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में इसको डाल दिया गया। तो ये अमेंडमेंट के थ्रू इसको कैंसिल कर दिया गया, पार्ट 7 का जो स्टेट्स बी का पार्ट है। फिर उसके बाद पार्ट 8 की बात करते हैं तो इसमें यूनियन टेरिटरीज के बारे में वर्णन है, आर्टिकल 239 से लेकर 41 तक। पार्ट 9 के बारे में बात करें, पंचायत और लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन है, आर्टिकल 243 ए से लेके 243 ओ तक। पार्ट 10 की बात करें तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, उसके बारे में 244 से लेके 244 ए तक बताया गया। पार्ट 11 में रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन।
तो प्रशासनिक मामलों और लेजिस्लेशन जो जुडिशरी केस होता है उसके बारे में रिलेशनशिप है यूनियन और स्टेट्स, आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक। पार्ट 12 की बात करते हैं तो इसमें फाइनेंशियल प्रोविजन है, जैसे कि टैक्सेशन हो गया, वेरियस फंड हो गया, टू द राइट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया कि राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी। तो ये आर्टिकल 244 से लेकर 244 ए तक है। आर्टिकल 266 में क्या है, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में आर्टिकल 266। 267 में क्या है, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और जीएसटी काउंसिल के बारे में मेंशन किया गया। 269 में जीएसटी काउंसिल है। फिर उसके बाद 275 में ग्रांट फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। तो डिफरेंट स्टेट्स जो ग्रांट होता है यूनियन के द्वारा, उस वो जो चीज़ है वो 275 में मेंशन है ना। डिफरेंट स्टेट्स का जो ग्रांट जाता है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से वो आर्टिकल 275 में मेंशन है। उसके बाद 280 की बात करते हैं तो इसमें फाइनेंस कमीशन, जो भी प्रेजेंट में 15 फाइनेंस कमीशन है उसके बारे में बताया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 280 वाला। और फिर आर्टिकल 300 ये भी इम्पोर्टेंट है, राइट टू प्रॉपर्टी बाय अथॉरिटी। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 21 नहीं, आर्टिकल 19 एफ और आर्टिकल 19 एफ और आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला फंडामेंटल राइट्स था उसको हटा के इसमें रखा गया आर्टिकल 300 ए में। और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू रखा गया है, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको आर्टिकल 300 ए में इसको रख दिया गया। फिर उसके बाद पार्ट 13 की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, कॉमर्स, तो ये सारी चीज़ें मेंशन है आर्टिकल 301 से लेकर 7 तक। और आर्टिकल 308 में आईपीसी इंडियन पिनल कोड के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद पार्ट 14 की बात करते हैं यूनियन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि यूपीएससी हो गया, स्टेट के जो कमीशन होते हैं एसपी एससी, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीएससी उत्तर प्रदेश कमीशन हो गया, बीपीएससी बिहार कमीशन हो गया। इस तरीके से जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और जो सेंट्रल लेवल पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14 यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। तो ये आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक मेंशन किया गया। फिर उसके बाद पार्ट 15 की बात करते हैं तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक मेंशन किया गया। फिर उसके बाद पार्ट 16 की बात करें तो सर्टेन कास्ट और ट्राइब शैल बी रिप्रेजेंटेड इन लोकसभा। तो जो कास्ट और ट्राइबल्स ग्रुप होते हैं उनको हम लोकसभा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आर्टिकल 330 से लेकर 342 में मेंशन किया गया। फिर उसके बाद पार्ट 17 की बात करें तो प्रोविजन ऑफ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द यूनियन स्टेट एंड जुडिशरी। तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रहेगा, यूनियन जो इंडिया है वो और स्टेट्स की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहेंगी, और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसमें लैंग्वेज क्या यूज होगा, तो वो जो चीज़ है वो 343 से लेकर 351 तक मेंशन है। पार्ट 18 की बात करते हैं तो इसमें इमरजेंसी प्रोविजन है आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया। तो ये पार्ट जो 11 18 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में 352 में हो जाएगा, स्टेट इमरजेंसी किस आर्टिकल में 356 हो जाएगा, ऐसे ही फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। पार्ट 19 की बात करें तो इसमें मिसलेनियस है, मिसलेनियस आर्टिकल्स, जिसमें लीगल इम्यूनिटी अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट्स। तो ये आर्टिकल 363 से लेकर 64 तक मेंशन है। फिर लास्ट के 3 आर्टिकल देखते हैं तो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के बारे में 368 में बताया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पार्ट 20 में जो मेंशन है आर्टिकल 368,
पार्ट 21 की बात करते हैं तो इसमें स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, तो इनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया। तो ये जो चीज़ है वो आर्टिकल 359 से लेके 392 तक है। लास्ट जो आर्टिकल है पार्ट 22, इसमें compilation of laws of Constitution of India as a country and the Union of States that is made up of आर्टिकल 393 से लेके 395। तो इसमें जो पूरा डॉक्यूमेंट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसका कंपाइलेशन है, और यूनियन ऑफ स्टेट्स मेड अप ऑफ, हाँ तो बहुत सारे स्टेट्स मिलके यूनियन बनाते हैं, इसका डिस्कशन है, वर्णन है आर्टिकल 393 से लेके 95। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.